हेलो नमस्कार स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन के बारे में, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर रह गया था। आज उसका हमारा सेकंड पार्ट है, हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। तो हम हमारा हाइपोथैलेमस के जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारा सेंटर होता है, थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का एक सेंटर होता है। तो वो किस तरीके से हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, किस तरीके से कौन कौन सी नर्व होती हैं, कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं जो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, उसको मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सी नर्व होती हैं, कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, लो टेम्परेचर में किस तरीके से काम करता है, हाई टेम्परेचर आपका सरफेस एरिया ही करेगा, उस कंडीशन में किस तरीके से ये काम करता है, राइट। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे इस लेक्चर में, तो वीडियोस को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चलिए हम इसको आज समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में किस तरीके से वर्क करता है, राइट। चलिए पीपीटी तक देख लेते हैं हम। टेम्परेचर रेगुलेटिंग फ्लेक्सेस, थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन द बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड प्रोडक्शन। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट, थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन द बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हीट लॉस कैसे होती है और हीट प्रोडक्शन हीट का कैसे होता है। कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए थे, कंडक्शन वगैरह किया था, कन्वेक्शन किया था, इवापोरेशन वगैरह हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम वो पहले का रिपीट नहीं करेंगे, आज हम कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन के जो बीच में बैलेंस है, उन दोनों के बीच में जो मेंटेनेंस बना के रखती हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर रेगुलेटिंग या टेम्परेचर रेगुलेशन। अब जैसे कि भाई ज़्यादा ठंडी हो रहा है, ज़्यादा गर्म माहौल हो रहा है, कई जगह पे ठंडा एटमॉस्फेयर है, कई जगह का गर्म है, तो ऐसा तो है नहीं हमारे ऑर्गन उस समय एकदम फ्रीज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एक जो हमारी बॉडी है वो उसको ऑप्टिमल लेवल पर मेंटेन करने का काम करती है, मेंटेन रखने का काम हमारी स्किन करती है, जो कि हमारी बॉडी की आउटर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है। तो ये हमारी जनरल बातें हो गई। अब हम इसमें टू टाइप दिए। फर्स्ट वन हमारा कौन सा है, पेरिफेरल ऑन स्किन फ्री नर्व एंडिंग। पेरिफेरल ऑन स्किन में क्या होता है, जैसे हमने कल स्किन का डायग्राम देखा था, पेरीफेरी पे क्या होता है, कुछ नर्व एंडिंग्स वगैरह पाई जाती हैं, कुछ नर्व होती है जो क्या करती है, हमारा सेंसेशन का काम करती है, रिसेप्टर का काम करती है, फ्री नर्व एंडिंग होती है। फिर उसके बाद हमारा सेंट्रल इन द हाइपोथैलेमस इंटीग्रेटिंग सेंटर स्पाइनल कॉर्ड। क्या है स्टूडेंट, सेंट्रल इन द हाइपोथैलेमस इंटीग्रेटिंग सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड एब्डोमिनल ऑर्गन। अब सेंट्रल जो ऑर्गन होता है हमारा, जो हमारी कौन सा हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, हमारे थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करती है बाय द, और साथ ही साथ ये क्या करती है, हमारा मेटाबॉलिक को भी इंक्रीज़ करती है। कैसे करती है, हमारे T4 हो गया, T3, TSH हार्मोन हो गया, उसको भी स्टिमुलेट करने का काम करती है, जिससे मेटाबॉलिक रेट भी हमारा, उसमें भी हमको चेंजेस देखने को मिलता है, राइट। तो एक हमारे सेंट्रल होता है, एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, जिससे हमारा रेगुलेशन होता है बाय द स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और एब्डोमिनल जो हमारे ऑर्गन हो गए उसके द्वारा ये हमारा रेगुलेट करने का काम करता है। फिर हमारा सेकंड इसमें आता है आउटपुट फ्रॉम हाइपोथैलेमस इज सेंड टू द इफेक्टर वाई। किसके द्वारा, आउटपुट फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है जो हमारा आउटपुट सेंड कर रहा है टू इफेक्टर। कौन कौन से इफेक्टर है उसके द्वारा कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस टू स्वेट ग्लैंड। किसके द्वारा कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। ये आपने ब्रेन वाले लेक्चर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम अगले लेक्चर में जब भी हमारा नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक आएगा तो हम इसके बारे में समझ लेंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा होता है। तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्व टू स्वेट ग्लैंड, ये क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्व से कहाँ तक जा रहा है आपका, स्वेट ग्लैंड तक। सिंपैथेटिक नर्व टू स्वेट ग्लैंड,
जो सिंपैथेटिक नर्व है वो नर्व इम्पल्स क्या मैसेज किसको भेज रही है, स्वेट ग्लैंड को। जो हमने स्किन के स्ट्रक्चर में ग्लैंड देखी थी हमारी स्वेट ग्लैंड, उसको क्या दे रही है, सिग्नल दे रही है, उसको मैसेज सेंड कर रही है। फिर स्किन आर्टियोल्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। कौन कौन सी इफेक्टर है जिनको हमारा हाइपोथैलेमस वो आउटपुट सेंड कर रहा है, उनको आउटपुट भेज रहा है। तो हमने पहला देखा था सिंपैथेटिक नर्व टू स्वेट ग्लैंड, किसको, सिंपैथेटिक नर्व से स्वेट ग्लैंड को, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड की यदि हमारी यहाँ पर बात की जाए तो सेकंड में हमारा कौन सा आ रहा है स्टूडेंट, स्किन आर्टियोल्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। स्किन आर्टियोल्स स्किन आर्टियोल्स एंड मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला, राइट। किसको, स्किन में जो हमारी आर्टियोल्स होती हैं, जो हमने कल ब्रांच देखी थी आर्टियोल्स की, और नर्व एंडिंग आर्टियोल्स और वीनस का जो हमने कनेक्टिविटी वाला रूट देखा था इस तरीके का, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं, हमारे सेंड करने का काम क्या कर रहा है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा हाइपोथैलेमस उसको सेंड करने का काम कर रहा है। स्किन आर्टियोल्स को, साथ ही साथ जो हमने मेडुला का स्ट्रक्चर देखा था किडनी के डायग्राम में एक्सीडेटरी सिस्टम में, उसको भी सेंड करने का काम कर रहा है, ठीक है। फिर हमारा मोटर न्यूरॉन टू द स्केलेटल मसल। अब जो हमारे मोटर न्यूरॉन है, मूवमेंट, मोटर रिलेटेड टू मूवमेंट, ठीक है, हमारी बॉडी का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हाथ को हिलाना, किसी चीज़ को उठाना रखना, ये सब किस में आता है, हमारा मोटर एक्टिविटी में। तो तीसरे नंबर में हम यहाँ पर बात करेंगे मोटर न्यूरॉन टू द स्केलेटल मसल। अभी मैसेज किसको सेंड कर रहा है, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से कहाँ पर जा रहा है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। पहला कौन सा था, सिंपैथेटिक नर्व से स्वेट ग्लैंड को जा रहा है, स्किन आर्टियोल को जा रहा है, एंड मेडुला को, स्किन आर्टियोल देन मेडुला, इसमें मोटर न्यूरॉन से स्केलेटल मसल्स तक, ठीक है। फिर कोर टेम्परेचर इन मेंटेन रिलेटिवली कंस्टेंटली। core temperature is maintained relatively constantly, peripheral thermoreceptor help identify heat and loss। अब एक तो हमारा होता है कोर टेम्परेचर होता है, और एक होता है हमारा आउटर टेम्परेचर, हमारा पेरिफेरी टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर मतलब आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उनका फंक्शन क्या है, चल रहा है, उसकी वजह से जो टेम्परेचर डिसाइड होता है वो हमारा कोर टेम्परेचर होता है। और आपकी जो बॉडी का आउटर का जो पेरीफेरी का टेम्परेचर है, जो कि आपका, जैसे आप कोई भी एटमॉस्फेयर में निकलते हो, जैसे आप गर्म एटमॉस्फेयर में निकलते हो तो आपकी बॉडी का आउटर टेम्परेचर है, जो पेरीफेरी टेम्परेचर है, वो थोड़ा सा बॉडी आपकी हीट हो जाती है, राइट। या आप ठंडी सीजन में निकलते हो, देखा होगा बाइक से, या सुबह सुबह आप निकलो तो आपके कान हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं, एकदम कोल्ड हो जाते हैं। तो ये होता है आपका एक पेरीफेरी टेम्परेचर, आपका आउटर टेम्परेचर। और दूसरा आता है हमारा इनर टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर, जो कि इसको हम कोर टेम्परेचर या ऑर्गन टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोर टेम्परेचर इज मेंटेन रिलेटिवली कंस्टेंटली, पेरीफेरल थर्मोरिसेप्टर हेल्प आइडेंटिफाई हीट एंड कोल्ड। जो हमारी पेरीफेरल रिसेप्टर होते हैं, पेरीफेरी में जो थर्मोरिसेप्टर होते हैं, वो किस में मदद करते हैं स्टूडेंट, हीट एंड कोल्ड को आइडेंटिफाई करने में। हमने कल भी देखा था कुछ हमारी स्किन के एपिडर्मिस में रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व एंडिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ग्लैंड्स होती है, तो वो क्या काम करते हैं, हमारा कोल्ड हो गया और हीट हो गया, कोल्ड एंड हीट को क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई हर मौसम में हमको एक जैसे ही रहते हैं। हम गर्मी में हम थोड़ा सा लूज़ कपड़े पहनते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं। उसी की जगह हम देखा जाए तो विंटर सीजन में हम स्वेटर वगैरह
कपड़े पहनते हैं, कॉटन के ऊनी कपड़े वगैरह पहनते हैं जिससे हम ठंडी से बच सकें। तो ये हमारी एक रिसेप्टर होते हैं, वो इसको एनालाइज करने का काम करते हैं। फिर थर्मो न्यूट्रल जोन है, वो कितना है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक न्यूट्रल जोन है, ना जहाँ पर ज़्यादा हाई टेम्परेचर है ना जहाँ पर लो टेम्परेचर है। एक नॉर्मल एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है जो कि हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, प्रॉपर हमारे ऑर्गन को वर्क करने के लिए आवश्यकता होती है। तो वो हमारी बॉडी उसको मेंटेन करने का, उसको रेगुलेट करने का काम हमारी स्किन का होता है, हमारी स्किन करती है, राइट। तो थर्मो न्यूट्रल जोन का हम यदि बात की जाए तो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, और 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 85 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नोन एज द थर्मो न्यूट्रल जोन। कितना 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट की बात की जाए यहाँ पर तो फ़ारेनहाइट में आता है 75 टू 86, कितना 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड में बात की जाए तो हमारा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 75 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक न्यूट्रल जोन होता है, कौन सा, थर्मो न्यूट्रल जोन, TNZ, TNZ थर्मो न्यूट्रल जोन एक न्यूट्रल जोन होता है इस 20 के टेम्परेचर पर। एट द टेम्परेचर लोअर देन दिस न्यूट्रल जोन constriction cannot prevent heat loss from exceeding heat production, and this require the body to increase heat production. यदि टेम्परेचर इससे कम होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में, इससे यदि कम टेम्परेचर होता है तो जो हमारी बॉडी का फंक्शन होता है कि भाई हीट को प्रोटेक्ट करने का, हीट लॉस को प्रिवेंट करने का, वो हमारी बॉडी फिर नहीं कर पाती है, वो अपना फंक्शन खो देती है, वहाँ पर वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती है। फिर इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम कभी बर्फीली जगह पे जाते हैं, कुल्लू मनाली हो गया, ऊटी हो गया, शिमला वगैरह हो गया, तो ऐसी जगह पे हम जाते हैं, बर्फ़ के पहाड़ों पर चढ़ते हैं, देखा होगा जो हमारे कांस हो गए, नाक हो गए, ठीक है, उसके बाद हमारे पैर के बिग टो हो गए, हाथ की हमारी जो उंगलियां वो एक काली काली पड़ जाती, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, वो नेक्रोसिस हो जाती है ड्यू टू ज़्यादा कोल्ड के कांटेक्ट में आने से। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रोजन वाइट, क्या बोलते हैं, लिख के रखो, इसको याद होना चाहिए, फ्रोजन वाइट, फ्रोजन वाइट, BITE। फ्रोजन मतलब उसको एकदम ठंड की वजह से, ज़्यादा कोल्ड के कांटेक्ट में आने से वहाँ पर क्या होता है, ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है, O2 का सप्लाई प्रॉपर नहीं होने की वजह से, ऑक्सीजन का प्योर ब्लड का सप्लाई नहीं होने की वजह से वहाँ के टिश्यूज़ वगैरह सेल्स जो है डेड हो जाती है, ठीक है। तो स्किन का सेल्स और टिश्यू डेड हो जाती है, वहाँ आपकी स्किन जो है काली काली हो जाती। मैंने PPT भेजा था, शायद आपने देखा होगा, तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो आप उसको एक बार रिव्यू करो, ग्रुप पे PPT भी आपका आया, उसमें फ्रोजन वाइट का आपको इमेज दिखाया हुआ है एक फिंगर का, राइट। यदि इससे टेम्परेचर कम होता है, 25 के बिलो आता है और फ़ारेनहाइट में 78 के बिलो आता है, तो बॉडी क्या करती है, हमारी जो हीट को प्रोड्यूस करने का, हीट को लॉस करने का जो मैकेनिज्म है उसको स्टॉप कर देती है, उसको प्रिवेंट नहीं कर पाती, और हमारी बॉडी से हीट लॉस होने लगता है, और इस कंडीशन में हमारी बॉडी का हीट प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाता है और हमारी बॉडी से हीट लॉस ज़्यादा होने लग जाता है, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, ए टेम्परेचर अबव दिस वैसोडाइलेशन कैन नॉट एलिमिनेट द हीट एज फास्ट एज इट प्रोड्यूस एंड दिस रिक्वायर अनदर हीट लॉस मैकेनिज्म, स्वेटिंग।
ए टेम्परेचर अबव this thermoneutral zone vasodilation cannot eliminate the heat as fast as it produce. In this require another heat loss mechanism, sweating. अब क्या होता है, यदि टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है, जो हमारा न्यूट्रल जोन है उससे ज़्यादा यदि टेम्परेचर होता है, तो हमने एक प्रोसेस देखा था कि भाई वैसोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो एपिडर्मिस से ऊपर की जो हमारी स्किन की पेरीफेरी, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और वो हमारी जो नीचे ही वाली आर्टियोल से, वीनस से, वेन्यूल से, उनसे ही वापस होकर के आ जाता है। ऐसा हमने कल के स्ट्रक्चर में देखा हुआ था, राइट। तो ये ऊपर तक नहीं जा रहा है, आपकी स्किन की सरफेस तक नहीं जा रहा है, सिर्फ यहीं से वापस ब्लड आपका फ्लो होकर के आ जाता है, ठीक है, ऊपर तक आपका नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब ये उस कंडीशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर यदि आपका बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो वैसो जो डायलेशन का है वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। वैसो डायलेशन कैन नॉट एलिमिनेट द हीट एज फास्ट एज प्रोड्यूस। जितना वो प्रोड्यूस कर रही हीट उतना वो उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमको गर्मी तो लग रही है, पर जितना उसको एलिमिनेट करना था, जितना उसको बाहर भेजना था, वो हमारी बॉडी से हीट को उतना बाहर नहीं भेज पा रही है, ठीक है। तो उसके फंक्शन में अल्ट्रेशन आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, फास्ट एज प्रोड्यूस, दिस रिक्वायर एनदर हीट लॉस मैकेनिज्म। फिर इसमें हमको एक एनदर दूसरे हीट लॉस मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वेटिंग। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, याद रखना है एनदर हीट लॉस मैकेनिज्म को, स्वेटिंग। पसीने का आपका आना, जो आपका पसीना आता है गर्मी के सीजन में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, आपकी बॉडी से हीट लॉस को रोकता है। यदि आपकी बॉडी से ज़्यादा हीट लॉस हो रहा है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी, ठीक है, पसीना आ जाता है, फिर हम देखते हैं यार थोड़ा ठंडा हमको लगने लगता है, एक ठंडी ठंडी महसूस होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारी हीट को प्रिवेंट करता है, हमारी उसको एलिमिनेट करता है, मतलब बॉडी से हमारी बाहर निकालता है, और जो कोल्ड है उसको प्रिवेंट करता है। यदि हीट बॉडी से बाहर ज़्यादा निकलेगा तो स्वाभाविक है भाई बॉडी में हीट का मात्रा कम हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी कम होगी, और जो हमारा कोल्डनेस है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हीट लॉस को एलिमिनेट करता है, उसको बाहर हमारी बॉडी से निकालता है, राइट, और हमारी कोल्डनेस को मेंटेन करके रखता है, राइट। इतना आई होप समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप रिव्यू करो। फिर हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे कंट्रोल करती है हमारा हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम, कैसे इसको कंट्रोल करता है, उसके बारे में हम इस पीपीटी में समझने वाले हैं, ठीक है। इतना सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट वन है नर्वस मैकेनिज्म और बिहेवियर एंड वॉल्यूंटरी कंट्रोल। नर्वस मैकेनिज्म में क्या आता है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, जो थर्मो रेगुलेटरी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का हमारा सेंटर है, किसके अंदर आ रहा है, हमारा नर्वस मैकेनिज्म। नर्वस मैकेनिज्म, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। कौन सा, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। इसके अंदर क्या क्या देख लेते हैं हम, डायरेक्ट एक्शन, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म और इफरेंट नर्व। अभी किस तरीके से काम करता है, डायरेक्ट एक्शन करता है, एक तो डायरेक्ट एक्शन, दूसरा कैसे काम करता है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है इसमें
रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की प्रोसेस होती है। फिर इफरेंट नर्व, जो एफरेंट और इफरेंट नर्व हमने एलिमेंट हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था, हमारे इसमें बोमन्स कैप्सूल में आती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ब्लड को ले जाने और लाने का काम करती है इफरेंट नर्व। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, ये इसके बेस पर, इसके माध्यम पर ये थर्मोरेगुलेटरी सेंटर वर्क करता है। पहला तो डायरेक्ट एक्शन हो गया, फिर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है और इफरेंट नर्व होती है, ठीक है, जो कि हमारी आर्टरी से ब्लड को लाने का काम करती है। फिर हमारा दूसरा था एंडोक्राइन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। जो एंडोक्राइन आपकी ग्लैंड होती है, जिनका सीक्रेशन हमारी एंडोक्राइन कैविटी होता है, उसी में डायरेक्टली हमारी उसमें ब्लड स्ट्रीम में हमारा हो जाता है। उनके ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि एड्रीनल मेड्यूला हो गया, जो आपने कॉर्टेक्स देखा होगा, किडनी का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसके ऊपर आपकी एड्रीनल बायलेटरल 2 ग्लैंड होती है, ठीक है। इधर आपने देखा होगा ऐसी एक आपकी ग्लैंड होती है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो एड्रीनल मेड्यूला हो गया, एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया और थायराइड। कौन कौन सी इसमें ग्लैंड का रोल आ रहा है एंडोक्राइन टेम्परेचर कंट्रोल में? एड्रीनल मेड्यूला का एड्रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स और मेड्यूला हमने स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, ठीक है। ये कॉर्टेक्स होता है, रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल मेड्यूला होता है। तो उसमें हमारा एड्रीनल मेड्यूला का काम हो रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और साथ ही साथ थायराइड जो हमारी ग्लैंड है, जो कि बीएमआर मेटाबॉलिक रेट में भी वर्क कर रही है, मेटाबॉलिक पे इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। तो उस कंडीशन से भी हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम होता है, ठीक है। ये इतना आ गया। फिर हमारा बिहेवियर एंड वॉल्यूंटरी कंट्रोल। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल। क्या आता है नेक्स्ट हमारा? ये नर्वस मैकेनिज्म हो गया। वो आता है हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल, जो हमारी हाइपोथैलेमस है वो कैसे इसको कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल, राइट। चलिए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। रिसेप्टर, वार्मथ एंड कोल्ड रिसेप्टर फ्रॉम स्किन, डीप टिश्यू, स्पाइनल कॉर्ड एंड हाइपोथैलेमस। कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं यहाँ पर स्टूडेंट? वार्म एंड कोल्ड रिसेप्टर, भाई गर्म का जो महसूस होता है हमको उसका रिसेप्टर होता है। जो हमारी कोल्डनेस, ठंडाई महसूस होती है, उसका रिसेप्टर होता है फ्रॉम स्किन। कहाँ पर होता है? स्किन की आपकी एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर में। फिर डीप टिश्यू होते हैं यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड एंड हाइपोथैलेमस। कहाँ पर? डीप टिश्यू से होता है एक फर्स्ट हमारा, फिर वार्म एंड कोल्ड के लिए रिसेप्टर होते हैं, उनसे आपको पता चलता है स्पाइनल कॉर्ड से एंड हाइपोथैलेमस से, ठीक है। ये इसमें रिसेप्टर होते हैं। फिर आपका हीट लॉस सेंटर, हीट लॉस सेंटर में कौन सा आता है? पीरियोप्टिक एंड एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। फिर हीट गेन सेंटर में आता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। हीट लॉस में कौन कौन से आ रहे हैं? पीरियोप्टिक, राइट, पीरियोप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, पीरियोप्टिक और एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई आ रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा हीट गेन सेंटर में कौन कौन सा आ रहा है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। बर्निंग साइन ऑफ द एंटीरियर हाइपोथैलेमस हीट लॉस। अब बर्निंग साइन देख लेते हैं। वैसोडाइलेशन, स्वेटिंग, एपनिया, हाइपर एपनिया, हाइपरपोनिया, इंजुरी एबोलिसिस द हीट लॉस रिस्पॉन्स टू हॉट इन्वायरमेंट। कौन कौन से वार्निंग साइन है? वार्निंग साइन ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस हीट लॉस में पहला हमारा वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स में हमारी डाइलेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वेसल्स में डाइलेशन ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपकी हीट लॉस इंक्रीज हो रही है। फिर स्वेटिंग, स्वेटिंग की वजह से स्वेटिंग, हाइपरपोनिया हो गया, इंजुरी एबोलिसिस टू हीट लॉस रिस्पॉन्स टू हॉट इन्वायरमेंट। कोई भी इंजुरीज हो रही है, एनोमलीज हो रही है और आप हॉट इन्वायरमेंट में ज़्यादा
एक्सेसिव एक्सपोज हो रहे हो तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी से हीट लॉस हो रहा है। फिर स्टिमुलेशन ऑफ द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन में इसका क्या रोल होता है, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन, ब्लड वेसल्स में आपकी कॉन्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है तो आपका ब्लड फ्लो का प्रेशर उसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका हीट प्रोडक्शन हो रहा है। फिर इंजुरी एबोलिसिस रिस्पॉन्स टू कोल्ड एंड इंटरफेयर्स विद रिस्पॉन्स टू हीट, कोई भी आपको इंजुरीज हो रही है, एबोलिसिस रिस्पॉन्स हो रहा है टू कोल्ड एंड इंटरफेयर विद द रिस्पॉन्स टू हीट, जो आपकी हीट है उसके साथ आपका इंटरफेयर रिस्पॉन्स हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्री ऑप्टिक रीजन ऑफ एंटेरियर हाइपोथैलेमस इज रिगार्डेड एज द थर्मोस्टेट सेट पॉइंट इज मेंटेन बाय दिस रीजन। प्री ऑप्टिक जो रीजन है एंटीरियर हाइपोथैलेमस का, उसका क्या रोल होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डायरेक्ट एक्शन में क्या आता है हमारा, व्हेन एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज हाई वार्म ब्लड फ्लोइंग थ्रू हाइपोथैलेमस कॉज हीट लॉस रिस्पॉन्स, यदि टेम्परेचर आपके इन्वायरमेंट का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपका हाई होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका वार्म ब्लड फ्लोइंग होगा थ्रू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से वार्म ब्लड फ्लो होगा, इसकी वजह से आपका हीट लॉस रिस्पॉन्सेस आपको देखने को मिलेगा। इस लो कूल ब्लड कॉसेस हीट प्रोडक्शन कंजर्वेशन रिस्पॉन्स, आपका लो टेम्परेचर होगा तो उसमें आपका कूल ब्लड होगा, कूल ब्लड कॉस होगा, इसमें क्या होगा आपका हीट प्रोडक्शन होगा, साथ ही साथ कंजर्वेशन रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। फिर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म में सेंसिटिव थर्मोरिसेप्टर हो गया, इन स्किन कैरी इन्फॉर्मेशन बाय क्यूटेनियस नर्वस एंड हाइपोथैलेमस, क्यूटेनियस जो आपकी नर्व्स होती हैं और हाइपोथैलेमस से मैसेज भेजने का काम कर रही है। इफ्रेंट नर्व कैसे कर रही हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उसके द्वारा, सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक वैसो मोटर नर्व, क्यूटेनियस वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन के थ्रू, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व टू स्वेट ग्लैंड, सिंपैथेटिक नर्व से कोलिनर्जिक नर्व से और स्वेट ग्लैंड से, ठीक है। और सोमेटिक में आ रहा है हमारा नर्व टू स्केलेटल मसल टोन एक्टिविटी शिवरिंग, जैसे कि सोमेटिक में कौन कौन सा आ रहा है, नर्व टू स्केलेटल मसल, नर्व टू स्केलेटल मसल, फिर दूसरा नर्व टू रेस्पिरेटरी मसल, नर्व टू रेस्पिरेटरी मसल्स, राइट। नर्व टू स्केलेटल मसल में आ रहा है टोन एक्टिविटी शिवरिंग, आपकी स्किन का टोन कैसा है, एक्टिविटी कैसा है, और शिवरिंग देखा होगा आपको, कपकपी होने लगती है, शिवरिंग होने लगती है जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बॉडी का कम हो जाता है, ठीक है। तो नर्व टू रिस्पॉन्स नर्वस टू रेस्पिरेटरी मसल्स, और साथ ही साथ आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वहाँ से भी आपकी नर्व है वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक। फिर एंडोक्राइन कंट्रोल में एड्रिनल मेड्यूला है, इसका इमीडिएट एड्रिनल रिलीज करती है, कोलिनर्जिक रिलीज करती है। फिर एक्सपोजर टू कोल्ड लीड टू क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्शन, लीड टू हीट लॉस, मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स बेसिक समझ लेते हैं इसका। एड्रिनल कॉर्टेक्स में आता है BMR इज लो एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स इनसफिशिएंसी, यदि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट लो हो जाता है तो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स की भी साथ साथ इनसफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी आपको देखने को मिलती है। पेशेंट डू नॉट टॉलरेट कोल्ड वेल एंड बॉडी टेम्परेचर इज सब नॉर्मल, पेशेंट यदि जो कोल्ड टेम्परेचर होता है उसमें प्रॉपर तरीके से वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाता है, एंड बॉडी टेम्परेचर इस सब नॉर्मल, बॉडी टेम्परेचर है वो सब नॉर्मल, उसका एबनॉर्मल से थोड़ा सा नीचे देखने को आपको मिलता है। फिर थायराइड हार्मोन्स में आ जाता है कोलिनर्जिक हार्मोन हो गया, परमिसिव एक्शन ऑन एड्रिनल कैलोरीजेंस, हाइपरथायरॉयडिज्म, स्किन इज वार्म, ठीक है।
बिहेवियर एंड वॉल्यूंट्री कंट्रोल में आता है एनिमल मूव फ्रॉम वार्म टू कोल्ड रीजन। एनिमल जो होते हैं वो वार्म रीजन से कोल्ड रीजन पर मूव कर जाते हैं। कूलिंग ऑफ बॉडी कोल्ड कंडीशन, आपकी बॉडी की कंडीशन चेंज हो जाती है। क्लोथिंग इन वूलन इन विंटर एंड इन कॉटन क्लोथिंग समर, आपको वूल के ऊन के कपड़े पहनना होता है किस ठंडी की कंडीशन में, विंटर में, आप समर में कॉटन के क्लॉथ, पतले क्लॉथ पहनते हो। फैन एयर कंडीशनर हीटर्स एंड सेंट्रल हीटिंग, क्या करते हैं आप, फैन एयर हो गया, कंडीशनर हो गया, हीटर्स वगैरह हो गया, इनको ऑन कर लेते हो अकॉर्डिंग टू हमारी मौसम, राइट। फिर कंट्रोल ऑफ हीट प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं हम, रिस्पॉन्स टू द एक्सपोजर टू कोल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, दिस कंटेन रिदमिकल oscillator muscle contraction to external work involve all the energy liberated by the metabolic machinery appear as internal heat। जब शिवरिंग होती है तो क्या होता है, दिस कंटेन रिदमिक ऑसिलेटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी ऑसिलेटरी मसल्स होती है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। नो एक्सटर्नल वर्क इज इन्वॉल्व, ऑल द एनर्जी लिबरेटेड बाय द मेटाबॉलिक मशीनरी अपीयर एज इंटरनल हीट। क्या हो रहा है, नो एक्सटर्नल वर्क इज इन्वॉल्व, ऑल द एनर्जी liberated by the metabolic machinery appear as internal heat। एक्सटर्नल वर्क इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता है, और जो सब एनर्जी वो किधर लिबरेटेड होती है, मेटाबॉलिक मशीनरी में। आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उससे के अकॉर्डिंग इसको एक्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इंटरनल हीट जनरेट होती है। फिर नॉन शिवरिंग में आता है हमारा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट हीट प्रोडक्शन नॉट ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है मेटाबॉलिक रेट, हीट प्रोडक्शन नॉट ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी, कर रहे हैं आप, जिम कर रहे हैं, कैरी आउट कोई वर्क कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका जो हीट का रेट चेंज है वो नहीं होता है। क्यों होता है, इसमें मेटाबॉलिक रेट है, जो आपका BMR का रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसमें चेंजेस आने की वजह से इसमें भी आपको हीट में चेंजेस देखने को मिलता है नॉन शिवरिंग में, राइट। इंक्रीज इपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक एक्टिविटी टू एडिपोज टिश्यू, कंट्रीब्यूशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। इंक्रीज इपिनेफ्रिन हार्मोन उसका इंक्रीज हो जाता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी टू एडिपोज टिश्यू एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। इसकी वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी है जो एडिपोज टिश्यू है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, जो कंट्रीब्यूशन थायराइड हार्मोन उसका कंट्रीब्यूशन भी इसमें देखने को मिलता है। T4 TSH हो गए, ये सब हार्मोन का। फैक्टर मैकेनिज्म इन टेम्परेचर रेगुलेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो टेम्परेचर रेगुलेशन में वर्क करते हैं। स्टिमुलेटिंग बाय कोल्ड, कोल्ड में कौन सा होता है, डिजायर्ड इफेक्ट और मैकेनिज्म देखेंगे। हीट कंजर्वेशन, डिक्रीज हीट लॉस। हीट कंजर्वेशन हम इसको बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं डिक्रीज हीट लॉस। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्किन वेसल्स, रिडक्शन ऑफ स्किन सरफेस, कर्लिंग ऑफ, ठीक है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट बना रहा है हमारा, सेकंड बना रहा है रिडक्शन ऑफ द स्किन सरफेस एरिया। बिहेवियर रिस्पॉन्स, वार्म क्लोथ वगैरह हम अपने फिजिकली बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, पतले कपड़े पहन सकते हैं, स्वेटर वगैरह पहन सकते हैं, है ना। पाइलो इरेक्शन वगैरह कर सकते हैं। एबुलेशन ऑफ द स्वेट, जो आपका स्वेट्स वगैरह होता है उसको भी आप एबुलेशन भी कर सकते हो। फिर इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन में कैसे हम इसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। इंक्रीज मसल स्टोन, जो आपकी मसल स्टोन है वो इंक्रीज हो जाती है। शिवरिंग एंड इंक्रीज वॉल्यूंटरी एक्टिविटी, शिवरिंग होने लगती है और वॉल्यूंटरी एक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एड्रीनलिन एंड नोर एड्रीनलिन सीक्रेशन मिनिमल, जो आपका एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन
का सिक्रेशन होता है हार्मोन का, वो मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन हो जाता है स्टार्ट। हंगर, भूख ज़्यादा लगती है। इंक्रीज एपेटाइट, और आपकी एपेटाइट भी इंक्रीज हो जाती। कब? जब आपकी बॉडी से हीट लॉस का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई जिम कर रहे हो, है ना, एक्टिविटी कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो आपने देखा होगा खाना भी आप ज़्यादा खाते हो, भूख भी आपको ज़्यादा लगती है। और जो व्यक्ति सिर्फ कुर्सी पे बैठा रहता है, सोया रहता है, तो उसको भूख थोड़ा सा कम लगती है ना, वो कम खाना खाता है, या दिन में 5 चपाती की जगह 2-3 चपाती खाएगा, 3 बार की जगह 1 बार या 2 बार ही खाना लेता है वो। डिजायर्ड इफेक्ट और मैकेनिज्म नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज हीट और डिक्रीज, इंक्रीज हीट लॉस, इंक्रीज हीट लॉस में, और हम दूसरा देखते हैं डिक्रीज हीट लॉस। ठीक है, यही सेम हम मैकेनिज्म देखते हैं। वैसोडाइलेशन ऑफ द इंक्रीज, ब्लड वेसल से उनका डायलेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हीट लॉस इंक्रीज हो जाती है, स्वेटिंग्स वगैरह होती है। ठीक है, इनसेंसिबल परस्पिरेशन, आपको थोड़ा सा इनसेंसिबल परस्पिरेशन होता है, बार बार सांस लगती है, थोड़ी सी घबराहट, बेचैनी होती है। इंक्रीज रेस्पिरेशन, आपकी जो रेस्पिरेशन रेट है, रेस्पिरेशन दर है, वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड फीसेस, आपका यूरिन का और फीसेस का एक्सक्रीशन होने लगता है। डिक्रीज हीट प्रोडक्शन, जब आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन कम होने लगती है, उस कंडीशन में क्या होता है, डिक्रीज मसल टोन, जो आपकी मसल टोन है उनमें भी आपको कमी देखने को मिलती है। डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ इपिनेफ्रिन, आपका जो इपिनेफ्रिन हार्मोन का सीक्रेशन है वो मिनिमल हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज एपेटाइट, आपको भूख कम लगने लगती है। भूख कम क्यों लगती है? क्योंकि आपकी बॉडी से जो है कैलोरीज वगैरह बर्न नहीं हो रही है। तो कैलोरी बर्न नहीं हो रही है तो बॉडी को, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको एनर्जी मिली, कैलोरी मिली, ग्लूकोज मिला, प्रोटीन मिला, अमीनो एसिड मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, तो वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। राइट, करने के बाद आपने कुछ वर्कआउट नहीं किया तो वो उतनी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना, खाना आपके स्टोमक में, आपकी इंटेस्टाइन में ही पड़ा रहता है। यदि आप थोड़ा सा वर्कआउट करते हो, वॉकिंग वगैरह कर लेते हो, वार्म अप कर लेते हो बॉडी को, तो वो आपकी थोड़ी सी उसमें आपकी कैलोरी बर्न हो जाती है, किलो कैलोरी एनर्जी बर्न हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही होता है, भाई भूख ज़्यादा लगेगी, आप फिर से खाना लोगे, पर आपने कोई वर्कआउट ही नहीं किया है तो आपको भूख भी नहीं लगती। राइट, फिर इसमें हमारा आ जाता है अपैथी, डिक्रीज एपेटाइट, एपेटाइट वो कम हो जाएगी और आपको अपैथी हो जाएगी, है ना। डिक्रीज वॉल्यूंटरी एक्टिविटी, जो आपकी वॉल्यूंटरी एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। डिक्रीज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग सीक्रेशन है, वो भी आपका कम हो जाएगा, जो कि हाइपोथैलेमस करती है। फिर इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज हाई, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो कौन सा मैकेनिज्म किस तरीके से फंक्शन करता है। जस्ट मिनट, चलो 5 मिनट का और लेक्चर है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर यदि आपका इंक्रीज है तो उस कंडीशन में कैसे काम करेगा। कोर बॉडी टेम्परेचर कितना, मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। तो हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस है तो फिर जो थर्मो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड प्रीऑप्टिक को मैसेज भेजते हैं। कौन, थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर ये क्या कर रहे हैं भैया, एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड प्रीऑप्टिक एरिया, इसको सिग्नल भेज रहे हैं। एंटीरियर हाइपोथैलेमस
थैलेमस एंड प्री ऑप्टिक एरिया, एंटीरियर हाइपोथैलेमस को और प्री ऑप्टिक एरिया को। फिर इसके बाद ये किसको भेज रहा है, नर्व को मैसेज भेज रहा है, किसको, नर्व को। नर्व क्या कर रही है नेक्स्ट हमारा, स्वेट ग्लैंड से उसको उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है। स्वेट ग्लैंड कौन सी, पसीने वाली जो ग्लैंड है वो स्वेट ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर 3-4 फंक्शन है इसके। स्वेट ग्लैंड इंक्रीज सीक्रेशन, उसका सीक्रेशन को क्या कर रही, इंक्रीज कर रही है, सीक्रेशन को उसके बढ़ा रही है, स्वेटिंग को ज़्यादा कर रही है। कब, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर जब हाई होता है तब। फिर मसल्स ऑफ द आर्टेरियल वॉल ऑफ स्किन रिलैक्स, दूसरा क्या हो रहा है इसकी जगह पर, जो हमारी मसल्स है, मसल ऑफ आर्टेरियल वॉल क्या हो रही, रिलैक्स हो रही है। आर्टेरियल वॉल की मसल्स क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही, राइट। इसकी वजह से दूसरा फंक्शन क्या हो रहा है, मसल्स को रिड्यूस हो रही है, मसल टोन जो है रिड्यूस हो रही, कम हो रही उसकी एक्टिविटी, ठीक है। मसल्स की जो एक्टिविटी है, जो उसकी टोन है वो रिड्यूस हो रही, फिर लेस हीट, स्वाभाविक सी बात है, कम होगी तो जो हीट है वो भी कम जनरेट होगी, हीट लेस जनरेटेड, हीट भी है कम जनरेट होगी उसकी वजह से। मोर वाटर कवर द स्किन, मोर एवेपोरेशन, हाँ, वाटर का यदि सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, पसीने का ज़्यादा हो रहा है, ग्लैंड ज़्यादा कर रही, तो वो एवेपोरेशन को भी प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है आपकी बॉडी से, हीट लॉस कम हो रहा है उस कंडीशन में, ठीक है। फिर स्किन आर्टरीज डायलेट, मोर ब्लड टू द स्किन, स्किन की जो आर्टरीज है वो डायलेट हो जा रही, डायलेट होने की वजह से क्या हो रहा है, मोर रेडिएटिंग एंड कंडक्शन ऑफ द हीट, हीट कम जनरेट हो रही है और बॉडी से हीट हमारी लॉस ज़्यादा हो रही है, ठीक है। मोर एवेपोरेशन की प्रोसेस ज़्यादा हो रही है, पसीना हमारी बॉडी ज़्यादा छोड़ रही है, व्हेन टेम्परेचर इज हाई हो रहा है तो। स्किन आर्टरीज डायलेट, मोर ब्लड टू द स्किन, स्किन की जो आपकी आर्टरीज है वो डायलेट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मोर रेडिएशन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, और ऑफ हीट, हीट का रेडिएशन ज़्यादा हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, आपकी बॉडी से हीट निकल रहा है, ठीक है। तो ये कब हमने देखा, टेम्परेचर आपका 36 या 37 डिग्री के अबव है उस कंडीशन में, ठीक है।